We committed to secure your growth and capital. हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ये वीडियो बना रहे हैं उन सब लोगों के लिए जो स्टॉक मार्केट में न्यू हैं, बिगिनर्स के लिए। और इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, कैसे डेटा एनालिसिस करते न्यू हैं, पर्सन्स कैसे के ग्राफ ब्रेन में काफ़ी एनालिसिस कुछ करते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। क्या क्या सोर्सेस हैं, हम उनको कहाँ रहता से है कि हम इंफॉर्मेशन ले इंफॉर्मेशन सकते कहाँ हैं। से लें, किस जगह से हमको इंफॉर्मेशन मिल सकता है, कहाँ पर स्टॉक के बारे में डिटेल चेक करें। तो ये सब चीज़ें थोड़ा डिटेल में हम देखेंगे। स्टॉक का फंडामेंटल, स्टॉक का टेक्निकल कैसे देखें, हमको कैसे पता चलेगा कि स्टॉक कब डाउन होगा, कब अप होगा, कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, डाउट्स उनको क्लियर नहीं होते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। उनको कन्फ्यूजन रहता है कि कोई स्टॉक हमको बाई करना है तो उसके बारे में हमको क्या क्या पता रहना चाहिए, क्या क्या चीज़ देखना है उसका, वो सारा उनको क्लियर नहीं रहता है। वो सोचते हैं कि हम ऐसा क्या स्ट्रेटजी यूज करें, ऐसा क्या प्लानिंग करें कि हमको लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट हो। इन सब के बारे में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारा समझेंगे, ठीक है। चलिए, उनका पहला डाउट होता है इन्फॉर्मेशन कहाँ से लें, क्या करें। तो देखो, सबसे अच्छा तरीका है, हमको सबसे पहले न्यूज़ चैनल्स देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे फेमस न्यूज़ चैनल्स हैं, जी बिजनेस है, CNBC न्यूज़ है, इस तरह के चैनल देखना ज़रूरी है। उससे हमको सारा मार्केट का डेली अपडेट्स जो आएगा सारा मिलेगा, है ना। इसके साथ साथ हमको कुछ एप्लीकेशंस भी यूज करने पड़ेंगे। जैसे सबसे फेमस एप्लीकेशन है मनी कंट्रोल, एक वो हो जाएगा। उसके बाद में एक प्लेटफॉर्म आपका डीमेट अकाउंट जिसमें भी है, चाहे वो जरोदा हो, एंजल ब्रोकर हो या कोई दूसरा डीमेट अकाउंट हो, उनके पास भी इंफॉर्मेशन से वो कलेक्शन रखते हैं, वहाँ से आप देख सकते हो। दूसरा क्वेरी रहता है कि स्टॉक का फंडामेंटल या टेक्निकल कैसे जाना है। तो देखो, फंडामेंटल्स होता क्या है, स्टॉक्स का ग्रोथ, स्टॉक्स का मैनेजमेंट, स्टॉक के प्रमोटर रेशियो, स्टॉक्स में DII कितना है, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन फंडामेंटल में आती है। ईयरली ग्रोथ क्या है, रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू ग्रोथ क्या है। ऐसे ही टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम उसका ग्राफिकल एनालिसिस करते हैं, स्टॉक का कितना मूवमेंट हो रहा है, अप मूवमेंट कितना हो रहा है, डाउन मूवमेंट का कितना हो रहा है, कब हो रहा है, ये सब मालूम करते हैं। ये सब मैं एप्लीकेशन को डेमो यूज़ करते हुए आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह करना है, पूरा आपको समझ में आएगा। उनका अगला क्वेरी रहता है कि साहब हमको कोई स्टॉक खरीदना है, तो हमको उसके बारे में क्या क्या मालूम करना है, क्या चेक करना है, कैसे पता चलेगा कि हाँ ये स्टॉक हमको खरीदना चाहिए। तो वो भी हम एक पर्टिकुलर स्टॉक का एग्जांपल लेके कोई एक स्टॉक पूरा डिटेल उसमें बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं मनी कंट्रोल में, और ये मनी कंट्रोल का होम पेज है। इसमें आपको सबसे पहले दिखेगा, क्या दिखेगा, इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है, कुछ स्टॉक्स का कॉम्बिनेशन, कुछ स्टॉक्स का ग्रुप होता है। जैसे सबसे पहले है सेंसेक्स, इंडेक्स में सेंसेक्स। सेंसेक्स मतलब इंडिया का सारा स्टॉक्स जो है उसका टोटल, उसका टोटल जो रेवेन्यू है उसका प्राइस है ये। दूसरा है निफ्टी 50, इसके अंदर इंडिया के टॉप 50 शेयर्स को मेंशन किया जाता है, उनका टोटल रेवेन्यू जो है वो ये शो करता है। तीसरा है निफ्टी बैंक, इसमें ओनली बैंक के टॉप से जो स्टॉक हैं उनको ऐड किया जाता है। इस तरह से काफ़ी इंडेक्स होते हैं। देखो, इसको क्लिक करें तो ये सारे इंडेक्स आ गए, निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, निफ्टी मिड कैप मतलब मिडिल कैपिटलाइजेशन के जो शेयर हैं जिनका फंड जो है
मिडिल साइज का है, उनमें टॉप 100 शेयर जो होंगे वो इसमें आएंगे। जैसे निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200, निफ्टी 500, निफ्टी स्मॉल कैप 100, इस तरह ये सारे इंडेक्स हो गए, है ना। अब दूसरा होता है इंडेक्स के बाद में सेक्टर। भाई स्टॉक के सेक्टर होते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें दिख रहा है निफ्टी ऑटो, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर। इसमें ऑटोमोबाइल से रिलेटेड सारे स्टॉक होंगे। फिर दूसरा है निफ्टी आईटी, आईटी सेक्टर के स्टॉक इसमें ऐड रहेंगे। तीसरा है निफ्टी पीएसयू बैंक, जो पीएसयू बैंक है उनके स्टॉक इसमें ऐड रहेंगे। तीसरा है निफ्टी फाइनेंस सर्विस, इसमें फाइनेंस सेक्टर के जो स्टॉक हैं वो रहेंगे। फिर है निफ्टी फार्मा, फार्मा सेक्टर के स्टॉक रहेंगे। निफ्टी एफएमसीजी, एफएमसीजी जो फूड रिलेटेड बैंक कंपनियां हैं उनका स्टॉक रहेगा। फिर मेटल सेक्टर का रहेगा, जो माइनिंग्स वगैरह करते हैं मेटल्स का। फिर रियल एस्टेट का रहेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में काम करते हैं। मीडिया सेक्टर, जो एंटरटेनमेंट मीडिया सेक्टर से जो है। निफ्टी एनर्जी, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जो पावर सेक्टर जो होता है वो सब इसमें आता है ना। इस तरह ये सारे सेक्टर हो गए, सारे के सारे। अब जैसे हम ये मालूम करना चाहें भाई कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, तो आज के करंट डेट में सबसे अच्छा जो परफॉर्म कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, निफ्टी एनर्जी। देखो उसका आज का अप मूवमेंट जो पूरा 1.2% है और 304 रुपये का मूवमेंट हुआ है उसमें। और रेवेन्यू कितना है, 25,375। रेवेन्यू में ऐसा नहीं कि सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर रेवेन्यू में कौन है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है निफ्टी फाइनेंस सर्विस का 17,000, आईटी का 26,000, है ना। अच्छा चलो ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में, इंडेक्स में या सेक्टर में स्टॉक कौन सा है। तो फॉर एग्जांपल हम निफ्टी एनर्जी को ही देख लेते हैं कि निफ्टी एनर्जी भैया इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नहीं अभी देखो कुछ चेंज आया है, निफ्टी प्राइवेट बैंक सबसे आगे चल रहा है, बढ़ गया। ये मूवमेंट अप मूवमेंट होता रहेगा, अप डाउन अप डाउन। तो चलो कोई बात नहीं, हम निफ्टी प्राइवेट बैंक को खोल के देख लेते हैं। तो हमने निफ्टी प्राइवेट बैंक पर क्लिक किया, ये देखो ये पेज ओपन होगा। फिर इसमें सबसे ऊपर क्या दिख रहा है, निफ्टी प्राइवेट बैंक का ग्राफ दिख रहा है। इस ग्राफ में ये जो करंट ग्राफ जो दिख रहा है ये है 1 डे का, मतलब आज का। आज इसका मूवमेंट कितना हुआ है, तो सुबह ये डाउन था, अभी अप गया। दूसरा ऑप्शन है 5 डे, मतलब 1 वीक का। 1 वीक में ये स्टॉक सेक्टर डाउन हुआ है। 1 मंथ, 1 मंथ में पहले अप हुआ है फिर डाउन हुआ है। 3 मंथ्स, 3 मंथ्स में कंटिन्यूअल ग्रोथ दिखा रहा है। फिर अब जा कर के जब निफ्टी अपना डाउन हुआ है तो ये सेक्टर भी डाउन हुआ है। 6 मंथ का देखें, सेम वैसा ही, पहले अप गया फिर डाउन गया फिर अप गया। 1 ईयर का ये अच्छा है, इसमें एक रेंज हमको देखो पता चल रहा है। यहाँ से हमको पता चलता है कि स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। यहाँ अगर आप ग्राफ को देखोगे तो लोअर जो सपोर्ट लेवल है वो 16,417 के आसपास देखो दिख रहा है। 417 बोल दो या 16,500 बोल दो, मतलब अगर ये सेक्टर 16,500 600 के आसपास आता है तो हमें इस सेक्टर में बाइंग करना है। क्लियर इंडिकेशन है, देखो बहुत प्यारा है ग्राफ बना है इसमें। ऐसे ही भाई ठीक है बाई हो गया, निकलना कब है, सेल कब करना है। तो स्टॉक का ग्राफ कितना बोल रहा है, 19,700 800 900 इसके आसपास हमको निकलना है। लेकिन ये दोनों एक्टिविटी चाहे बाई करना है या सेल करना है, एक बार में नहीं करना है। जैसे हमने 16,500 पे लिया, हो सकता थोड़ा और डाउन जाए तो 16,000 पे लिया, इस तरह तो हम बाई करें। जब सेल करें तो क्या करेंगे, ग्राफ का पहला इंडिकेशन कहाँ आ रहा है, 19,700 पे, तो थोड़ा क्वांटिटी 19,700 पे बेच देंगे। फिर पता चला नहीं जी वो तो सेक्टर ऊपर ही जा रहा है, अप मूवमेंट में है, कोई बात नहीं, अगली बार हम उसका सेलिंग 20,000 पे कर देंगे, फिर 21,000 पे कर देंगे। इस तरह उसमें बाइंग सेलिंग हम करते रहेंगे।
तो हम ये ओपन किया था कि इसमें स्टॉक में कौन से स्टॉक है। हाँ, तो देखो ओवरव्यू दिख रहा है, निफ्टी प्राइवेट बैंक के जस्ट नीचे ओवरव्यू, ये तो इसका ओवरव्यू हो गया। ओवरव्यू में आपको ये सारा दिखेगा। क्या दिखेगा? ओपन प्राइस, आज ये किस प्राइस पे ओपन हुआ, प्रीवियस क्लोज मतलब कल ये किस प्राइस पे क्लोज हुआ था, टू डे लो और हाई, ये टू डे कितना लो गया है कितना हाई गया है, 52 वीक लो हाई, 52 वीक लो हाई, मतलब 52 वीक के अंदर ये सेक्टर कितना डाउन गया है, तो 16,262 तक डाउन गया है। और अब कितना गया है? 21,719, ये इसका हो गया। फिर ये सेक्टर रिटर्न कितना देता है, तो देखो आज का ही रिटर्न अगर हम इसका देखें तो 9% का रिटर्न आज का है इसका। ठीक है, अगर 1 वीक का रिटर्न देखें तो माइनस में 2% है, 1 मंथ का भी नेगेटिव है, 3 मंथ्स का रिटर्न देखें तो 18% रिटर्न दिया है 3 मंथ्स में, 6 मंथ में 7% रिटर्न, 1 ईयर में 1% रिटर्न, और 2 ईयर्स पहले जिसने इसको बाई किया होगा उसको लाजवाब रिटर्न दिया है 67.2% रिटर्न, बहुत ही शानदार। और अगर 3 ईयर का बात करें तो 21.62%, बहुत रिटर्न है, सेक्टर अच्छा है ये, है ना। चलो अब ओवरव्यू देखो, ऊपर ओवरव्यू के बगल में दूसरा ऑप्शन है स्टॉक। स्टॉक यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे, स्टॉक पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये पूरा लिस्ट आ गया, निफ्टी प्राइवेट बैंक के अंदर कौन से स्टॉक को ऐड करके रखा गया है, ये पूरा लिस्ट है ना। जिसमें सबसे ऊपर फेडरल बैंक को रखा गया है ना। उसके बाद में आरबीएल बैंक को रखा गया, फिर कोटक बैंक को रखा गया, फिर एचडीएफसी को, फिर आईडीएफसी को, फिर इंडसलैंड को, फिर आईसीआईसीआई बैंक को, फिर बंधन बैंक को, फिर एक्सिस बैंक को, फिर यस बैंक को। ये इनके प्राइवेट बैंक हो गए, है ना। ठीक है, तो ये बैंकिंग सेक्टर का हो गया। इस तरह हम उसमें सेक्टर में से स्टॉक देख सकते हैं कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा आज जो परफॉर्म कर रहा है वो फेडरल बैंक है। ठीक है, अब जैसे हमारा एक क्वेरी था कि भाई स्टॉक के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको लेना चाहिए और कहाँ से मिलेगा। तो आज के एग्जांपल के लिए हम चलो फेडरल बैंक को ही ले लेते हैं। ठीक है, कि फेडरल बैंक को हमको भैया ख़रीदना है तो क्या क्या देखना पड़ेगा और इसको कब ख़रीदें। चलो ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले फेडरल बैंक पे क्लिक करते हैं। ये क्लिक किया, ये फेडरल बैंक का डिटेल आ गया। उस पर सबसे पहले जैसे कोई भी स्टॉक आप ओपन करो तो वही ग्राफ सबसे ऊपर आएगा। अब देखो एक दिन का ग्राफ क्या दिखा रहा है, सुबह ये स्टॉक 112 के आसपास ओपन हुआ था, अभी 116 चल रहा है। ठीक है, ये हो गया आज का ग्राफ, 1 डे का ग्राफ। अगर हम इसका 5 डे का ग्राफ देखें, ये 5 डे का, 5 डे में भी ये अप डाउन होते हुए आज जा कर के एक अच्छा अप मूव लिया है। अदर डे तो जितना अप हुआ उतना डाउन हो गया, ऐसा चल रहा था। अगर 1 मंथ का देखें तो एक अपर प्राइस 124 के आसपास से डाउन हुआ था निफ्टी गिरने की वजह से, और ये आया था 109 रुपये के आसपास, 102 रुपये के आसपास, जहाँ से इसने दोबारा से रिवर्स लिया है। अब देखो इस ग्राफ में क्लियरली हमको दिख रहा है कि ये स्टॉक 124 को दोबारा अचीव कर सकता है। तो अप साइड का हमको एक आइडिया हो गया, ग्राफ से ही दिख रहा है ना, 1 मंथ का ग्राफ में। और डाउन में कितना दिख रहा है, वही 110 रुपये के आसपास। लेकिन अभी हमको और भी देखना पड़ेगा क्योंकि हम इसको बाई करने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो चलो 6 मंथ का देखते हैं। 6 मंथ के ग्राफ में हमको क्या दिख रहा है, ये प्राइस बाई करने के लिए सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका डाउन ट्रेंड 90 रुपीज़ के आसपास है। 6 मंथ में ये दोबारा से 19 रुपीज़ जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस 6 मंथ में ये 90 रुपीज़ गया था, है ना। तो ये 6 मंथ का ग्राफ दिखा रहा है। अब इसका 1 ईयर ग्राफ देखते हैं। ये इसका 1 ईयर ग्राफ है। 1 ईयर ग्राफ भी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 90 रुपीज़ प्राइस इसकी बहुत शानदार प्राइस है। वहाँ पर आंखें बंद करके इसको बाई कर सकते हैं।
करंट प्राइस पे तो बाई करना रिस्की है। हो सकता है आपको ग्रोथ मिले और पैसा भी बने आपका, लेकिन करंट प्राइस पे बाई करना रिस्की है। चलो ये हो गया भैया 1 ईयर के ग्राफ से। चलो 5 साल का देखते हैं। ये लो 5 साल का क्या बोल रहा है। 5 साल का और भी नेगेटिव है। वो क्या बोल रहा है कि भाई अगर मार्केट में रिसेशन आया, मार्केट कोलैप्स हुआ, तो ये हमको 40 रुपये भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि 2020 में जब कोरोना आया था, उस टाइम का ये ग्राफ है जो नीचे दिख रहा है 40 रुपये के पास, ये उस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, तो 5 साल से आगे का भी डेटा आप देख सकते हो, लेकिन इतना सफिशेंट है। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो हो गया ग्राफिकल एनालिसिस, जिसको टेक्निकल एनालिसिस के अंदर रखा जाता है। जो हमने बात किया था ना, क्या क्या मालूम करना है, तो 2 वर्ड यूज़ किए थे, फंडामेंटल देखो, टेक्निकल देखो। तो टेक्निकल में ये देखना है ग्राफ से। अब फंडामेंटल में क्या देखते हैं, तो देखो नीचे ओवरव्यू के अंदर ये सारा ओपन हो गया। ओवरव्यू में आपको इसका बेसिक मिलेगा। बेसिक में इसका अपर सर्किट लिमिट क्या है, कि स्टैटिक में अपर सर्किट लिमिट 124 रुपये है, लोअर सर्किट लिमिट 101 रुपये है ना। वैल्यू इसका 9065 लैक्स है। और एक आप देख रहे होंगे इसमें TTM EPS और TTM PE। जो TTM PE है, ये इसकी है 10.90, और जिस सेक्टर से बिलोंग करता है उस सेक्टर की PE वैल्यू है 23.51। मतलब अभी इस स्टॉक पे ग्रोथ का चांस तो है, क्योंकि सेक्टर की PE वैल्यू से इसका स्टॉक की PE वैल्यू काफ़ी कम है। मिनिमम 50% डाउन है, 50% ग्रोथ के चांस हैं अभी इसमें। ये हो गया। अब देखेंगे इसका नीचे ये सब जो है ना, लॉक लगे हुए हैं। मनी कंट्रोल भी कुछ फैसिलिटी पेबल करके रखा हुआ है। अगर ये वाला डेटा भैया आपको देखना है तो पहले हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो, नहीं तो हम नहीं दिखाएंगे। चलो कोई बात नहीं। अब ये देखो, इस स्टॉक का रिटर्न देखो। रिटर्न में 1 वीक का अगर हम देखते हैं तो माइनस में रिटर्न है इसका। 1 मंथ के अंदर भी माइनस में है। लेकिन सुनो, 3 मंथ्स का रिटर्न देखो 29.16%, 6 मंथ का 20%, 1 ईयर का 38%, और लाजवाब है 2 ईयर का 139%। सुपर। 3 ईयर रिटर्न 28%, 5 ईयर रिटर्न बहुत ही कम है 3%। मतलब 5 साल पहले जिसने बाई किया है उसका तो कुछ नहीं है समझो। लेकिन जैसे 2 साल पहले बाई किया है उसको पूरा 139.71% मिल रहा है। ये इसका रिटर्न हो गया। ये इनका डिलीवरी वॉल्यूम होता है। जैसे आज का वॉल्यूम बोले तो कितना शेयर बाई सेल हो रहा है, तो 82 लाख शेयर बाई सेल हो रहा है। इस 82 लाख में से कितना डिलीवरी बोले तो लॉन्ग टर्म वालों ने बाई किया है, तो वो शाम को क्लोज होगा तब पता चलता है। अगर येस्टरडे का हम देखें तो 1 करोड़ के आसपास हमारा वॉल्यूम था, जिसमें से 39 लाख शेयर डिलीवरी में बाई हुए थे, ट्रेड हुए थे। बाई सेल दोनों होता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये देखो इस स्टॉक का फाइनेंशियल ओवरव्यू। फाइनेंशियल ओवरव्यू में क्या है, सबसे पहले ये हमको दिखा रहा है रेवेन्यू, मतलब इसका जो पैसा है वो किस तरह ग्रोथ कर रहा है। तो 2018 में इनका जो रेवेन्यू था वो 9,914 रुपीज़ था।
ईयरली ग्रोथ करते हुए वो 9 से 2022 में हो गया 14,381 करोड़। ये तो हो गया रेवेन्यू। अब प्रॉफिट कितना है, अब देखते हैं प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट में देखो 2018 में इनका जो प्रॉफिट था ईयरली वो था 910 करोड़। वो भी बढ़ते बढ़ते अभी सीधा 2022 में हो गया 1965 करोड़। अच्छा ग्रोथ है ना। इसमें से ये 2 पॉइंट ही मेरे हिसाब से थोड़ा मेन है, बाकी ग्रोथ तो देखो सब में ही है। ईपीएस भी इनका बराबर ग्रोथ कर रहा है, बीवीपीएस भी ग्रोथ करेगा ही करेगा, फिर आरओई भी ग्रोथ करेगा, है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये इसका हो गया बेसिक ओवरव्यू। ठीक है, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ऊपर ओवरव्यू के बगल में, देखिए एमसी इनसाइट्स। तो ये सारे जो ऑप्शन है ये पेएबल है, इनमें आपको देखने के लिए इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। छोड़िए कोई बात नहीं। अब देखो ये जो ऑप्शन आ रहा है इसके बाद एफ एंड ओ, यही होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। जिस स्टॉक में फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है उसमें ये ऑप्शन होगा, और जिस स्टॉक में नहीं होता है उसमें ये ऑप्शन नहीं होता है। तो इसमें है मतलब इसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, और वो इसकी प्राइस चल रही है। अगर जैसे एग्जांपल के लिए ये तो फ्यूचर हो गया, किसी को 27 अक्टूबर की एक्सपायरी का फ्यूचर खरीदना है तो वो 117 रुपये मिलेगा। जबकि करंट प्राइस देखो ऊपर कितना चल रही है, 116.60 रुपये, थोड़ा बढ़ के मिलेगा। मतलब कंपनी को भी पता है कि स्टॉक ग्रोथ करेगा। अगर आपको 24 नवंबर की एक्सपायरी लेनी है तो 117.95 में मिलेगा, 29 दिसंबर की 118.60 में मिलेगा। जितना आप लॉन्ग टर्म की लोगे फ्यूचर, उतना ही स्टॉक का जो है प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन में जाएंगे। ये सब आपको जस्ट बेसिक के लिए बता रहा हूँ, आपको यूज नहीं करना है, बहुत रिस्की होता है ये सब यूज करना। तो ऑप्शन में सबसे पहले ऑप्शन क्लिक करेंगे तो देखो एक्सपायरी वाइज हमको दिखेगा। अगर हमको इसका 111 रुपये का कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है तो उसकी प्राइस क्या है, देखो लेफ्ट साइड में कॉल की प्राइस है 8 रुपये और राइट साइड में पुट की प्राइस है 2.5 रुपये। लेकिन हमको कॉल पुट कहाँ खरीदना होता है, करंट प्राइस के आसपास। करंट प्राइस कितना चल रहा है, 116 रुपये 60 पैसे। तो पहले 116 के पास चलते हैं, ये आ गए। अगर हम 116 रुपये, हम सपोज हमने मान लिया कि ये स्टॉक डाउन होने वाला है, ये स्टॉक डाउन हो गया यहाँ से, तो हम क्या करेंगे, इसकी पुट लेंगे। तो 116 रुपये की जो पुट आएगी वो आएगी 3 रुपये 95 पैसे में। वहीं अगर हम 115 रुपये की पुट लें तो वो आएगी 3 रुपये 55 पैसे में। मतलब हम ये सोच रहे हैं कि ये स्टॉक जो है 115 से नीचे जाएगा, तो जितना नीचे जाएगा उतना हमारा प्रॉफिट होगा। ये ऑप्शन ट्रेडिंग का थोड़ा सा बेसिक है। एमसी टेक्निकल्स, इसके टेक्निकल में क्या देखना है, तो भैया ये भी पेएबल है, इनको भी मनी कंट्रोल नहीं दिखाएगा, है ना। उसके बाद इम्पोर्टेंट पॉइंट है न्यूज़। इस स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो वो इस कॉलम के अंदर आपको मिल जाएगी। न्यूज़ पे क्लिक किए तो इसमें अभी कोई खास न्यूज़ आया नहीं है। इसमें लास्ट न्यूज़ था सितंबर 7 का। उस दिन क्या हुआ था देखो, जो मॉर्गन स्टैनले है, जो फंड हाउसेस है, उन्होंने इस स्टॉक के रिगार्डिंग प्रिडिक्शन दिया है, रीरेट किया है बैंकिंग सेक्टर को, जिन्होंने 41% अपसाइड का प्रिडिक्शन दिया है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको न्यूज़ मिल जाएगी। जब इस न्यूज़ पर आप क्लिक करोगे
तो पूरा डिटेल मिल जाएगा। जैसे हम मॉर्गन स्टैनली का जो रिलेट किया है, क्या है डिटेल, इस पर क्लिक करते हैं, ये आ गया। यहाँ ये पूरा डिटेल दिया हुआ है, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, इतना बताएंगे तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा, है ना। इसको छोड़ो, बैक चलते हैं। हाँ, तो न्यूज़ में आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है फोरम। फोरम बोले तो यहाँ पर आप कुछ भी कमेंट इस स्टॉक से रिलेटेड डाल सकते हो, जैसे अदर लोगों ने डाला है। ये देखो, कोई पर्सन बोले हैं, श्री सत नाम से हैं, बुक सम प्रॉफिट ऑन फेडरल बैंक अराउंड 118 120 इफ बॉट अराउंड 112 114 सपोर्ट। मतलब अगर किसी ने इस स्टॉक को 112 14 पर ख़रीदा है तो 118 20 पर अपना बाई कर लें, थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा। उनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ से डाउन जाएगा। सही है, करना चाहिए। इस तरह सभी लोग अपना अपना रिव्यू देते हैं। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो है वो है नेक्स्ट वाला, रिसर्च। रिसर्च बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, रिसर्च के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंड हाउसेस पर्टिकुलर स्टॉक्स के बारे में अपने रिकमेंडेशन देते हैं, अपना प्रिडिक्शन देते हैं। तो देखो, इसमें 30 अगस्त 2022 को शेर खान ने प्रिडिक्शन दिया है। 30 अगस्त 2022 को इसका प्राइस जो था 117 रुपये था। ठीक है, उस टाइम इन्होंने प्रिडिक्शन दिया कि जी ये स्टॉक जो है जल्दी ही 140 रुपये हो जाएगा, पर मार्केट डाउन की वजह से स्टॉक चला गया नीचे। तो आज जा कर के वो उनकी रिकॉर्ड प्राइस पर ही पहुंचा है। लेकिन कोई नहीं, जल्दी 140 दिखेगा। उनने कुछ एनालिसिस तो किया होगा। अब शेर खान ने क्या एनालिसिस किया है, क्या क्या देखा है, वो अगर आपको डिटेल में देखना है ना, तो देखो राइट साइड में पीडीएफ लिखा हुआ है। ये पीडीएफ फाइल है। इस फाइल को आप खोलेंगे तो उसमें शेर खान के द्वारा की गई सारी एनालिसिस उसमें दिखेगी। ऐसे दूसरा फंड हाउस नीचे देखो, 30 मई 2022 को हैम सिक्योरिटी, जिसने जब ये स्टॉक का शेयर था 90 रुपये, अब देखो इनका टारगेट अचीव हो गया। 30 मई को जब शेयर का प्राइस था 90 रुपये, इन्होंने क्या बोला जी जल्दी इस शेयर का प्राइस 98 हो जाएगा। तो देखो आज शेयर का प्राइस 116 रुपये चल रहा है। उनका टारगेट अचीव बहुत पहले ही हो गया। ठीक है, उससे पहले 13 मई को गोफिन कॉम ट्रेड ने भी बोला था, जब प्राइस कितना था 83 रुपीज़, तब उनने क्या बोला कि जी भाई शेयर को ख़रीद लो, जल्दी ये शेयर आपको 105 रुपये देखने को मिलेगा। उनका भी देखो अचीव हो गया। तो ये फंड हाउसेस जो रिकमेंडेशन देते हैं मैक्सिमम टाइम पर वो अचीव होती है, हमको इनको देखना चाहिए। ठीक है, अब उससे पहले देखो 8 मई को आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने जब प्राइस शेयर का कितना था 90 रुपये, उस टाइम पर क्या बोला कि भाई मैं बाई का तो प्रिडिक्शन नहीं करता, लेकिन जिनके पास है वो इसको होल्ड रखें। क्यों? क्योंकि इसका प्राइस 100 रुपये होने वाला है। उनका अचीव हो गया। उससे पहले 8 मई को ही प्रभुदास लीलाधर ने जब शेयर का प्राइस 90 रुपये था, उस टाइम पे टारगेट दिया 135 का, जो अभी तक अचीव नहीं हुआ है। उससे पहले 6 मई को शेर खान ने दिया था 90 रुपये की प्राइस पर 110 रुपये का टारगेट, वो उनका अचीव हो चुका है। करंट जो उन्होंने दिया है 30 अगस्त को, वो अभी उनका अंडर प्रोसेस है, अभी तक अचीव नहीं हुआ है। तो ये हुआ रिसर्च में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना चाहिए, पीडीएफ भी खोल के देखना चाहिए आप लोग को। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है डील्स। ये डील में क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं, ब्लॉक डील एंड बल्क डील। ब्लॉक डील, बल्क डील में कोई भी पर्सन या कोई भी फंड हाउसेस या जो है म्यूचुअल फंड एजेंसी बल्क में कुछ बाई करते हैं, बड़ा अमाउंट बाई सेल करते हैं, वो इसमें दिखता है। तो देखो यहाँ रिसेंट ब्लॉक डील कब हुई है, 19 सितंबर को। किसने की है? आई शेयर कोर MSCI इमर्जिंग मार्केट ETF फंड हाउसेस ने
इसमें कितना बाई किया? 13,94,029 शेयर खरीदे हैं। किस प्राइस पर? 121.55 रुपये की प्राइस पर खरीदे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा। उसी दिन आई शेयर एम चाहिए इंडिया स्मॉल कैप ने स्मॉल कैप का ETF भी खरीदा है। उसमें इन्होंने इसके 2,05,704 शेयर सेम प्राइस पर खरीदे हैं। ठीक है, तो उनका प्रेडिक्शन पक्का है कि स्टॉक दौड़ेगा। ठीक है, दूसरा बगल में देखो, ब्लॉक डील के जस्ट बगल में बल्क डील। जब बल्क डील पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कुछ अगर बल्क डील हुई होगी तो दिखेगी। ये देखो यहाँ पे गुडमैन ने क्या किया है, उनके पास जो है गुडमैन सैच इंडिया लिमिटेड से अपने क्वांटिटी ट्रांसफ़र किए। किस में किए? गुडमैन सैच फंड, गुडमैन सैच इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो में। छोड़ो, ये डील तो हो गई। बाहरी फंड हाउसेस जब इसको बाई या सेल करते हैं तब ये इसमें दिखेंगे, लेकिन डील्स के जस्ट बगल में देखो लिखा है इनसाइडर। इनसाइडर में क्या होता है? इनसाइडर बोले तो जब भी कभी कंपनी से रिलेटेड कोई भी पर्सन कुछ बाय या सेल करता है, चाहे कंपनी का ऑनर हो, कंपनी का एम्प्लॉय हो, डेजिग्नेटेड पर्सन कोई भी, वो अगर बाई या सेल करते हैं तो वो यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। अब देखो इसमें क्या हुआ है, 3 अगस्त 2021 को मैथ्यू जॉन, जो इनके डेजिग्नेटेड पर्सन हैं, उन्होंने इसके 34,880 शेयर गिरवी रखे हैं, जब प्राइस था 87 रुपीज़ का। ठीक है, अब जिसके पास इन्होंने गिरवी रखे हैं उसको तो प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट हो गया उसको। ऐसे ही 26 जुलाई 2021 को भी के बालाकृष्णम ने भी 60,500 शेयर 86 रुपीज़ के प्राइस पे डिस्पोज किए थे, मार्केट में सेल कर दिए। मतलब किसी को गिरवी नहीं रखे, सीधा मार्केट में ही सेल कर दिए। ऐसे ही पीटर MP ने भी किया है। ये 2021 में हुआ है, इस साल किसी ने भी इसको बेचा नहीं है। इस साल सबका रिकमेंडेशन हाई का है ना। इधर देखो, सबस्टेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर एंड टेक ओवर, जो ICI प्रूडेंशियल असिस्टेंट मैनेजमेंट कंपनी है, उन्होंने इसका 17,43,442 शेयर एक्विजिशन किया है इनका। ठीक है, 12 अगस्त को। और उससे पहले तो कुछ नहीं। तो ये इसका बहुत इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इसको देखना चाहिए हमको, तभी हमको पता चलेगा ना कि स्टॉक में चल क्या रहा है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, कौन कौन एंट्री ले रहा है, कौन कौन एग्जिट हो रहा है। यहाँ से पता चलेगा, बहुत ज़रूरी है इसको देखना, चाहे डील्स हो चाहे इंसाइडर हो। देखो, रिसर्च डील इंसाइडर, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है मार्केट डेप्थ। इसमें तो अभी आपको सिर्फ बिडिंग दिखेगा कि किस प्राइस पे कितना क्वांटिटी बाई सेल का ऑर्डर आ रहा है। ये तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा। उसके बगल में एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कॉरपोरेट एक्शन। यहाँ आपको सारे एक्शंस दिखेंगे, जैसे कंपनी ने अगर कोई अनाउंसमेंट किया है इसमें दिखेगा। रिसेंट अनाउंसमेंट क्या हुआ था, इंटीमेशन रिगार्डिंग रीएफर्मेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग टू शॉर्ट टर्म फिक्स्ड डिपॉजिट एंड सर्टिफिकेट। ये इनका कुछ अनाउंसमेंट था जो 24 सितंबर को हुआ था। उससे पहले 22 सितंबर को हुआ था, उससे पहले 20 सितंबर को। इनका डिटेल अगर आपको देखना है तो राइट साइड में PDF में चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट ऑप्शन बोर्ड मीटिंग। इसकी कोई बोर्ड मीटिंग होने वाली है, डेट को क्या हो रहा है, तो यहाँ का रिसेंट जो अपडेट है 15 जुलाई 2022 को क्वार्टरली रिजल्ट इनका आया था। ठीक है, उसके नीचे सबका प्यारा चाहता ऑप्शन है डिविडेंड, जिसमें सबकी नज़र रहती है। तो ये देखो, ये ईयरली हमको 1.5-2 रुपीज़ का डिविडेंड देते हैं। ज़्यादा डिविडेंड तो नहीं है, लेकिन परसेंट में 1.5-2% ही होता है। हर साल ये जुलाई के महीने में डिविडेंड देते हैं।
तो डिविडेंड तो दे चुके, इस साल तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। फिर क्या बोनस दिया है कभी? तो ये देखो 2015 में इन्होंने 1/1 रेशियो का बोनस दिया था, 2004 में 2/1 का रेशियो का बोनस दिया था, ये बोनस शेयर हो गया। फिर क्या आएगा? स्प्लिट। क्या ये स्प्लिट भी हुआ है? देखो दिखेगा अभी, क्या हुआ, हाँ ये देखो, ये 17 अक्टूबर 2023 में स्प्लिट हुआ था। क्या किया? ओल्ड फेस वैल्यू 10 से न्यू फेस वैल्यू 2 में कन्वर्ट किया था, ठीक है। राइट इशू 2007 में होता है। राइट इशू में क्या होता है कि मैंडेटरी नहीं है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप अगर चाहो तो एक शेयर आपके पास है तो आप एक शेयर और खरीद सकते हो डिस्काउंट प्राइस पे, जो कंपनी अनाउंसमेंट करती है। सपोज स्टॉक चल रहा है 116 रुपये आज, कंपनी अनाउंस करेगी कि हम 100 रुपये पर आपको एक शेयर और देंगे। अगर आप हमारे पहले से कस्टमर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही 4 दिसंबर 1995 में क्या किया, जिसके पास भैया मेरा एक शेयर है वो 2 शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है, वो शेयर आपको 140 रुपये में मिलेगा, ये हो गया। फिर AGM EGM, ये एनुअल जनरल मीटिंग होती है इनकी, वो मीटिंग कब हुई है वो इसमें दिखेगा। थोड़ा एप्लीकेशन स्लो है। हुआ था 2022 का डेट इन्होंने मेंशन नहीं किया है, या शायद वो नहीं हुआ होगा तो होने वाला होगा, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फाइनेंशियल। यहाँ हमको सब कुछ दिखेगा, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो हमको दिखेगा वो क्वार्टरली दिखेगा। कैसे दिखेगा? राइट साइड में देखो, मार्च 2022 में इनका जो इंटरेस्ट अर्न था वो कितना था? 3686, जो जून में बढ़ के 3843 हो गया। अदर इनकम इनका 484 से 475 रह गया। टोटल इनकम जो था इनका 4170 से 4318, मतलब इनकम बढ़ा है इनका। और ये सब आप देखते हो नीचे, मेन पॉइंट जो आपका आएगा नेट प्रॉफिट, 581 से 643 इनका नेट प्रॉफिट हो गया। ये सब करोड़ में है, CR में, है ना। बैलेंस शीट इसका देखोगे, ये बैलेंस शीट है, ये असेट है। तो ये सब इतना आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूरत नहीं है। अब एक नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन सा है? शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग, ये देखो, शेयर होल्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि किस रेशियो में, कितना क्वांटिटी में कौन इन्वॉल्व है कंपनी में, किसको कितना ऑथराइजेशन है डिसीजन लेने का, वो सब यहीं से डिसाइड होता है। अब इसमें देखो कितना अच्छा होल्डिंग है, मैं इसको बेस्ट होल्डिंग बोलूँगा। क्यों बोलूँगा? क्योंकि प्रमोटर तो भाई इसमें है नहीं, ठीक है। इसमें कौन कौन है? इसमें DII है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। डोमेस्टिक बोल दो, इंडियन जो इन्वेस्टर हैं वो है, कितना है? 42%। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर कितना है? 26%। पब्लिक कितना है? 31%। अदर वाले तो 0.0, उनका कोई मतलब नहीं। तो ये अप्रॉक्सीमेट तीनों लोग बराबर का हिस्सेदारी रखते हैं, ज़्यादा लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। तो डिसीजन भी तीनों मिलके ही लेंगे कंपनी के बारे में, चाहे कोई बोर्ड मीटिंग हो या उसमें किसी को हायर करना है, कुछ चेंजेस करना है, सब चीज़ में ये सब इन्वॉल्व रहेंगे, है ना। अब अगर आपको जैसे डिटेल देखना हो कि जो FII है, DII है, पब्लिक है, तो कौन है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है,
तो जो नीचे लिखा हुआ है सी टॉप होल्डिंग, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ दिखेगा। देखो प्रमोटर जैसे ही आया, नो डेटा, मतलब प्रमोटर का होल्डिंग नहीं है। ठीक है। सेकंड FII, ये विदेशी फंड हाउसेस है जो इसमें इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं। कौन से हैं? IFC इमर्जिंग एशिया फंड लिमिटेड, सॉरी फंड, ये इसमें 1.77% होल्डिंग रखता है। इसी का दूसरा इंस्टीट्यूशन है IFC फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्रोथ फंड, ये भी 1.77% का है। तीसरा बैंक मस्केट इंडिया फंड 1.6%, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 1.5%, कोटक फंड 1.3%। अब दूसरा है DII। अब देखो इसमें सबसे ज़्यादा होल्डिंग कौन रखा है? ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, जो म्यूचुअल फंड है ICICI का, पूरा 5.5% या 5.25% बोलो होल्डिंग रखा हुआ है। HDFC म्यूचुअल फंड भी 4.5% की होल्डिंग रखा हुआ है। रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी इसमें होल्डिंग रखा हुआ है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस रखा हुआ है। कोटक महिंद्रा रखा हुआ है। SBI म्यूचुअल फंड रखा हुआ है। सारे अच्छे अच्छे फंड हाउसेस में इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हैं। उनको उम्मीद है ना इसमें इसमें उनको ग्रोथ मिलेगा, इसलिए रखे हुए हैं। ठीक है। पब्लिक में जाएंगे तो ये देखो कौन कौन है। यशफुली मुस्लिम वतेली, ये कोई मुस्लिम हैं, उनका इसके अंदर सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 3.5%। उसके बाद हम देखो सबसे अच्छे सबके चाहते राकेश झुनझुनवाला जी का इसमें होल्डिंग है 2.63% का। ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट्स का 1.59%, मार्जिन ट्रेडिंग अकाउंट कॉर्पोरेट का 1.0%। फिर राकेश झुनझुनवाला एंड रेखा झुनझुनवाला, मतलब उनकी जो वाइफ हैं, उनका अलग से सेपरेट 1% का होल्डिंग है इसके अंदर। IPF का होल्डिंग है, LLP का होल्डिंग है, क्लियर मेमलिंग का होल्डर है। ठीक है। फिर डोमेस्टिक बॉडी कॉर्पोरेट का है। इस तरह सबका होल्डिंग दिख रहा है कौन कौन इसके अंदर है। म्यूचुअल फंड बहुत लंबी लिस्ट है, देखते चलो, सबका होल्डिंग है इसके अंदर। यह देखो कितना लंबा चौड़ा लिस्ट है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं है। इतना लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, बताओ क्यों नहीं ग्रोथ करेगा। ठीक है। ये क्या हुआ, इसमें होल्डिंग डिटेल्स हो गई, किसका कितना होल्डिंग है। अब अगर हमको देखना हो कि होल्डिंग जो अभी है क्या पहले से ही उतनी है। FII का जो होल्डिंग है, अगर हम देखें 2021 जून में, ये होल्डिंग जो होता है क्वार्टरली शो कर रहा है, जो ग्राफ बना है वो क्वार्टरली का बना हुआ है। जून 2021 में इसमें FII का जो होल्डिंग था 24% था, और करंटली भी 26%, मतलब ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। उसके बाद DII का होल्डिंग देखें तो वो भी 42%, 43%, मतलब 50% होल्डिंग उसका है, ज़्यादा चेंज नहीं आया। पब्लिक का होल्डिंग भी वही सेम चल रहा है, मतलब 2 साल से वही सेम होल्डिंग चल रहा है इनका। ठीक है। ये आपका हो गया शेयर होल्डिंग। ये इस सेक्टर के स्टॉक है पीस के अंदर, कि इस सेक्टर में सबसे अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है। तो ग्रोथ आप कंपेयर कर लो अपनी, जिस स्टॉक को आपने ओपन किया, फेडरल बैंक ओपन किया है, उसका प्राइस और ग्रोथ कितना चल रहा है, इनका कितना चल रहा है। अब इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, इसके कौन कौन मैनेजमेंट में कौन है। चेयरमैन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर C बालागोपाल है। मैनेजिंग डायरेक्टर CEO श्याम श्रीनिवासन है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष खजेरिया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शालिनी वारियर है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सिद्धार्था
संगुप्ता हैं, इनका जो हेड ऑफिस है वो केरला में है। ये तो फ्रेंड्स, ये आपका हो गया मनी कंट्रोल में आपको क्या क्या डिटेल्स मिल जाएगा। मेरे हिसाब से इतनी डिटेल बहुत सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना है, यहीं से सब पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है स्टॉक में, है ना। तो जिस स्टॉक के बारे में आपको मालूम करना है, देखो होम पेज पर आते हैं, ये होम पेज है। जिस स्टॉक के बारे में आपको मालूम करना है वो स्टॉक ऊपर ये जो सर्च बॉक्स है इसमें डाल दो। जैसे हमको डालना है SBI बैंक, SBI बैंक, ये आ गया। यहाँ क्लिक करेंगे, ये SBI बैंक का डिटेल आ गया। अब ऐसे ही आप सारा ये चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो अब एक चीज़ और बता दें, एक क्वेरी था लोगों का कि जी हमको ये देखना हो कि निफ्टी 50 में कौन से स्टॉक है। हमको बोला जाता है कि बस निफ्टी 50 के स्टॉक में ट्रेडिंग किया करो, तो पता कैसे चले कि स्टॉक कौन से है निफ्टी 50 में। तो देखो सामने आपको दिख रहा है इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में निफ्टी 50 दिख रहा है आपको, निफ्टी 50 पे क्लिक करो, ये किया, आ गया। ओवरव्यू देखो, देख लो। ओवरव्यू के जस्ट बगल में लिखा है स्टॉक। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको निफ्टी 50 के 50 स्टॉक का लिस्ट आ गया, ठीक है जी। ये आपका 50 स्टॉक का लिस्ट है। यही वो शेयर है जो इसमें इंक्लूड है। उनमें से कुछ शेयर प्लस में चल रहे हैं, कुछ शेयर माइनस में चल रहे हैं। अब आप देखना चाहो कि भाई आज का सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला स्टॉक कौन सा है निफ्टी 50 में, तो हिंडाल्को सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कितना कर रहा है? 3.77% आज का उसका हाइक है। वो सबसे डाउन, सबसे बेकार परफॉर्म करने वाला कौन है निफ्टी 50 के अंदर? तो श्री सीमेंट 1.58% डाउन चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इस तरह आप इसमें से जो है कोई सा भी स्टॉक ले सकते हो। और मेरा भी रिकमेंडेशन यही है कि आप जब भी लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक लेना चाहो तो इन स्टॉक में से लो। यही हैं वो जिनमें हम ट्रस्ट कर सकते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, ठीक है। ये देखो निफ्टी 50 के अंदर ही कौन सा सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी 50 के शेयर में सब सेक्टर हैं भाई, उनमें से कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है? तो देखो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है बैंकिंग फाइनेंस। वो देखना पड़ेगा एक बार। टेलीकॉम में TCS ही होगा। टेलीकॉम का कौन सा एक बार देखना पड़ेगा, है ना। और सबसे बेकार परफॉर्म करने वाला कॉन्स नॉन ड्यूरेबल 1.02% इनका जो है डाउन चल रहा है। फ्यूचर ये वही आ गया, फ्यूचर ऑप्शन, इनमें आपको कुछ करना नहीं है। फोरम के अंदर आपको वही कमेंट्स मिलेंगे लोगों के, लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, ये सब। तो दोस्तों ये है बेसिक नॉलेज और डिटेल्स कलेक्शन का प्रोसीजर। यहाँ मनी कंट्रोल आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसके साथ में एक छोटा सा काम और कर लो, कोई न्यूज़ चैनल भी वॉच किया करो। आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो आप हमें बताओ, हम आपका क्वेरी सॉल्व करेंगे जितना पॉसिबल होगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।